आपके लिए जो कक्षा 10 का चैप्टर 1 इसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में अब जो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर 1 का जो पहला वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो है मुझे उम्मीद है कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए दोनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आती है वो आती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसे कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या है पहला टॉपिक जो है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे कि क्या है। तो अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो हिंदी में इसकी बात में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हिंदी में हम आपको लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि संख्या को भाज्य होनी चाहिए और उसके जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। अब इंग्लिश में अगर इसकी बात करेंगे तो एवरी डिविजिबल डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कि कोई भी हमारी जो है डिविजिबल डिजिट है उसे जो है प्राइम फैक्टर्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो ये हमारी पहली है इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद जो दूसरी चीज इसमें आती है कि कोई भी डिजिट है हमारी उसे जो है हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे डिनोट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में डिनोट करने के लिए जैसे कोई एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है 180, 2 9 जा 2 4 जा 2 5 जा 350। तो हमारे जो फैक्टर्स होने चाहिए वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो खुद में जो है ना कटे। जैसे 2 है प्राइम फैक्टर, 3 प्राइम फैक्टर है, डिविजिबल बाय हिमसेल्फ और 1। तो 2 2 3 3 5 ऐसे फैक्टर होने चाहिए हमारे कि ये स्वयं जो है किसी और से डिवाइड ना हो। जैसे 180 है, 180 को हम क्या कर सकते हैं, सीधे 9 से भी 90 इस टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमें डिवाइड करना है प्राइम फैक्टर्स में। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। जो हमारे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हमारे कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, मतलब वो भी किसी संख्या से नहीं कटने चाहिए। जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम कह रही है वो फंडामेंटल थ्योरम यही कह रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है फंडामेंटल थ्योरम की। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जो भी हम फैक्टर करेंगे वो फैक्टर हमारे खुद में जो है ऐसे होने चाहिए जो डिवाइड किसी और डिजिट से ना हो, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद जो हमारी इसमें तीसरी चीज आती है कि गुणनखंडों से HCF और LCM ज्ञात करना, मतलब लासा और मासा ज्ञात करना। तो गुणनखंड तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, अभाज्य गुणनखंड हम करनी है। उसके बाद हम लासा ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम मासा ज्ञात करेंगे। तो जैसे कहीं पर भी सवाल दिया है तो HCF और LCM दो चीजें हमें निकालनी है। कैसे, प्राइम फैक्टर्स करके। वो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कैसे क्या आ रहा है। अब HCF और LCM निकलने के बाद एक चीज और आती है इसमें सिद्ध करने के लिए, यदि दो संख्याएं A तथा B हैं और उनका मासा H और लासा L है, तो A into B is equals to H into L।
अगर पहली संख्या एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो और उनकी मासा h है, लासा l है, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो इन दो या तीन चीजों से ही रिलेटेड चीजें हैं जो हमारे पहले चैप्टर में मौजूद है। अब यहाँ पर इससे पहले लास्ट ईयर तक क्या था, यूक्लिड लेमा था हमारा, जो इस साल जो है गवर्नमेंट ने हमारे क्या सिलेबस से आउट कर दिया है। तो इसमें दो ही चीजें लग गई, एक तो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक्स की और प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स के बाद जो तीसरी चीज आती है वो हमारी है, ये दो डिजिट्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो है उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तो इन्हीं चीज़ों का यूज हमें करना है और इन चीज़ों का यूज करके हमको क्या करना है, ये पहले चैप्टर का रिवीजन करना है। और इस चैप्टर से 4 से 6 नंबर का दोनों बोर्ड्स में आता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगा मैं एक्सरसाइज की 1.1 से। आप लोग अपनी अपनी बुक खोल ले, मेरे पास मेरी अपनी बुक है। देखिए एक्सरसाइज 1.1, तो पहला हमारा पहला सवाल है, वो पहला सवाल है हमें प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। और लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसे लिखना है प्राइम फैक्टर्स में डिनोट करके। तो जो हमारा एक्सरसाइज आएगी, हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, 1.1, ये एनसीईआरटी की बुक का ही है, चाहे सीबीएसई की हो चाहे यूपी बोर्ड की हो। तो एनसीईआरटी की बुक में जो पहला सवाल है हमारा, पहले सवाल में कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के करने हैं। जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन से एक बार लिख दूंगा, 4 पार्ट्स के। पहला पार्ट है इसका 140, दूसरा है हमारा 156, तीसरा है 5005, जो चौथा है वो हमारा है 3825। ये 4 पार्ट्स है हमारे, और इन चारों पार्ट्स को क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में डिनोट करना है। और कैसे लिखना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज है जो उसमें 140 को करता हूँ 140। तो 140 को इधर से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 जा। तो क्या लिखेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 5 × 7 × 1। क्वेश्चन कंप्लीट। तो पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसे व्यक्त करना है। जैसे दूसरा पार्ट इसका आ गया 156, तो ऐसे लिखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड इधर कैंसिल करेंगे, तो 14, 9 16, 2 3 6, 1 बचा 18। ऐसे लिख देंगे बराबर 2 × 2 × 3 × 13 × 1। ये हमारा क्या हो गया, 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद हमारा कौन सा रहता है, 5005। इधर ऐसे स्टार्ट कर देंगे, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब इसके बाद हम देखेंगे किससे कट रहा है हमारा, 7 से कट जाएगा, मुझे लगा 7 बन जा 7, 3 7 4 जा 20 और इसके बाद जो 11 से और फिर 13 से। तो क्या लिख दें, 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 7 × 11 × 13 × 1। ये हमारे क्या हो गए, 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब 5005 के बाद हमारा चौथा सवाल हो जाता है 3825। तो यहाँ पे 3825, 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 3 फिर 5 से 5 बन जा 5, क्या आएगा 3825 के
अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 5 × 3 × 3 × 17 × 1। ये हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हो गए 3825 में। तो सबसे पहले 140 की जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए 142 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 5 से 7, 2 × 2 × 5 × 7 × 1। देन 156 152 ये आ गए हमारे 2 × 2 × 3 × 13 × 1। देन 5005 इसको प्राइम फैक्टर्स में हमने 5 × 7 × 11 × 13 × 1। देन 3825 ये 3825 5 × 5 × 3 × 3 × 17 × 1। तो ये हमारे जो है जो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। पहले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि हमें जो है इसे प्राइम फैक्टर्स में कैसे डिनोट करना है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा पहले एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, देन हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो पहले तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, देन एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जो है हम आगे का स्टार्ट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे तो हम कौन से क्वेश्चन से हमारे दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है हाँ एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, उसके बाद गुणनफल का जांच कीजिए। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। पहला पार्ट है दूसरे का 2691 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है 5092, थर्ड पार्ट है इसका 336 देन 54। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम करना है। तो पहला पार्ट है इसका करेंगे 2691। तो 26 के फैक्टर करेंगे 2 1 3 13 13 बन जा 13, 91 के जब करेंगे 7 बन जा 7, 13 बन जा। तो ऐसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 is equals to 2 into 13 into 1, 91 7 into 13 into 1। ये चीज़ तो हम लोग पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं प्राइम फैक्टर्स। देन हमें एचसीएफ और एलसीएम और ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ऑफ 26 into 91 इज इक्वल्स टू, जो इसमें कॉमन पोर्शन होगा हमारा 13 into 1 इज इक्वल टू, जब एलसीएम का आएगा तो 13 तो मैच इट इज लिख देंगे। इसके साथ जो हमने कॉमन एरिया निकाला था उससे उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी 2 और 7 बचा, तो यहाँ पे 2 into 7 क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 36 गुणा 7, 7 6 42, 7 2 14, 182 हमारा एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। नाउ वी हैव टू प्रूव a into b is equal to h into l। तो कैसे करेंगे, a is equal to 26, b is equal to 91, h is equal to 13 और l is equal to 182। तो a into b is equals to h into l हमें प्रूव करना है। 26 into 91 is equals to 13 into 182। मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91, 2366 इज इक्वल्स टू, अब 13 और 182, 13 हो गया 26 2 करी 13 104 2 106 LHS is equals to RHS, hence proof। तो इसके जो तीन पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स, देन HCF, देन LCM, देन वी हैव टू प्रूव A into B is equals to H into L। तो पहला काम हमारा ये है कि हम इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद
हम उसका लासा ज्ञात करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे, उसके बाद हमें सिद्ध करना होगा A गुणा B बराबर H गुणा L। तो इन तीन पार्ट्स में तीनों पार्ट में यही करना है। एक पार्ट मैंने आपको करा दिया, एक और कराऊंगा, और जो रह जाएगा वो आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट हो गया ये, पहला पार्ट के बाद एक पार्ट मैं और कराऊंगा, दूसरा करा लूंगा, दूसरे बाद थर्ड पार्ट जो है इसका आपको अपने आप कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका 26 और 91 दिया हुआ है। 26 के बाद गुणनखंड करेंगे, ये तो करा दिया है मैंने, फर्स्ट पार्ट है 5 10 92, 510 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, उसे काटेगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 कितना है 2 × 5 × 3 × 17 × 1, 2 से 255, 5 से 51, 3 से 17, 17 1 जा 17। इसके बाद दूसरी संख्या आती है 92, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो ये आएगा हमारा क्या है 92 गुणन 2 × 2 × 23 × 1 HCF LCM। HCF में क्या बताया, जो दोनों प्राइम फैक्टर्स में कॉमन होता है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में और 1 कॉमन है, इसके अलावा कोई डिजिट कॉमन है नहीं, कॉमन 2 × 1 = 2। फिर HCF तो आ गया हमारा 2, LCM पे आएंगे तो पहले तो HCF लिख दिया, बची 5 3 17, क्या बची 2 × 23, मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 30, 17 दूनी 34 गुणा 23, 0 जो 12 दो से 3 3 वाले 10 20 गुणा 0, 23 दूनी 46, 23 से कम 2 3 4 6 0। ये हमारा क्या आ गया LCM 5 10 × 90, ये इन दोनों का क्या आ गया LCM। अब फैक्टर हम लोगों ने कर लिए, HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया, अब क्या रह गया प्रूव करने को। A = 5 10, B = 92, H = 2 और L = 2 3 4 6 0। A × V = H × L। A हमारा 5 10 92, H हमारा 2, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 92, 0 H लग जाएगा पहले से, फिर 2 तो 10 4 6 9 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 1 4 8 1 9 3 2 6 2 2 4। LHS = RHS hence रूट। तो क्या है इसमें यही करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमें HCF निकालना है, देन LCM निकालना है और देन प्रूव करना है A × V = H × L। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हमें इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें इसका मासा निकालना है, फिर रासा निकालना है और उसके बाद जो हमें A × B = H × L हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो दूसरे सवाल के बाद अब हम लोग आएंगे तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से इन डिजिट्स का हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। देखते कैसे करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 12 15 और 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड बराबर 12 काटेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 × 2 × 3 × 1। 12 के बाद क्या आएगा 15, 15 के अभाज्य गुणनखंड
15 कम करेंगे, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, 3 इंटू 5 इंटू 1, देन 21, 3 7 जा 7 1 जा 7, तो 21 के बाद गुणनखंड 3 इंटू 7 इंटू 1, HCF 12 15 21, LCM 12 15 21 इज इक्वल्स टू। तो HCF क्या बताया था? HCF बताया था जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे या अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनमें जो कॉमन डिजिट्स होंगे वो हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो कॉमन क्या है हमारा? 2 2 3 1 3 5 1 3 7 1 कॉमन है, 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा HCF हो गया। LCM जब निकालेंगे तो HCF तो हमने लिख दिया, HCF जो हमारा 3 कॉमन था वो कॉमन पार्ट हमने लिख दिया। अब रिमेनिंग पार्ट है 1 भी कॉमन था, 1 भी लिख दिया। रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या रहेगा? 2 2 5 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60 इंटू 7, 4 2 0, ये आ गया हमारा इसका आंसर। LCM भी आ गया हमारा और HCF आ गया। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टर्स, देन कॉमन HCF और कॉमन एंड रिमेनिंग, वो क्या हो जाएगा हमारा? LCM। तो HCF क्या है? जो तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा, और LCM क्या होगा? जो HCF लिख दिया हमने, उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स होती हैं, बची हुई संख्याएं होती हैं, वो सारी संख्याएं एडिटिव रख देंगे तो हमारा क्या है? LCM निकल जाएगा। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है 5, आई थिंक मैंने सवाल गलत नोट कर लिया है, यस। तो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है 17 23 29 और थर्ड पार्ट है 8 9 25। तो सेकंड पार्ट हमारा 17 23 29, तो 17 के बाद गुणनखंड क्योंकि 17 जो है खुद प्राइम डिजिट है, खुद प्राइम नंबर है, तो 17 इंटू 1, ऐसे ही 23 भी प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा? 23 इंटू 1। 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 इंटू 1। HCF 17 23 29 इक्वल टू कॉमन पोर्शन कितना? 1 कॉमन है तो 1 आ जाएगा। LCM 17 23 29, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई करेंगे सभी की, तो 17 3 51 की 1 हाथ में 5, 17 34 34, 391 इंटू 29, ये मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। फिर से चेक एक बार जरूर करेंगे। 17 3 जा 51, 5 17 2 जा 34, 5 39, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, 27 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8, 1 2 3 जा 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 3 7 3 10 1 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका LCM आ गया। HCF क्योंकि सारी डिजिट्स तो हमारी प्राइम नंबर्स थी, अभाज्य संख्याएं थी, तो इनमें कॉमन कितना होगा? सिर्फ 1 होगा, तो हमारा जो है इसका HCF कितना आ गया? 1 आ गया। अब दूसरे के बाद आएगा हमारा इसका कौन सा? तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल कैसे है। तीसरा थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 8 9 25, 8 के बाद गुणनखंड जब 8 के बाद गुणनखंड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे।
2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 क्या हुआ चलो 3 या 9, 3 जा 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 के 5 इंटू 5 इंटू 1, HCF 8 9 25। अब देखिए इनमें डिजिट्स में कुछ कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF इसका कितना आ जाएगा 1। LCM 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, टू जा 55, 25 7 जा 175, ये आ गया इसका LCM और HCF। तो इस तरह से क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर करके जो है HCF और LCM फाइंड करना है। ये हो गया हमारा फिर तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के बाद आएगा हमारा चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। चौथे सवाल में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। हाँ, यदि HCF, बढ़िया सवाल, यदि if HCF 306 इंटू 657 इक्वल्स टू 9, तो LCM जो है हमें ज्ञात करना है 306 657 का क्या होगा। आया हुआ क्वेश्चन है, NCERT का बढ़िया क्वेश्चन है। HCF दिया है, डिजिट्स में दिए A इंटू B, LCM ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू 306, B इज इक्वल टू 657, HCF इज इक्वल टू 9, LCM हमें फाइंड करना है। तो बी नो दैट, हमें पता है A गुणा B बराबर होता है HCF गुणा LCM। A हमारा है 306, B हमारा है 657, HCF हमारा 9 है, LCM हमें पता नहीं है। तो LCM इज इक्वल टू क्या, 306 इंटू 657, 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27 एंड 4 जा 34 इंटू 657, 34 गुणा 657। इसकी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22 2 4 6 जा 24 2 26, इसे मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 2 17, 1 3 6 जा 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 carry 1 9 2 11 1 12 2 carry 1, तो आया 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये आ गया हमारा LCM। तो ये सवाल जो करने हैं हमारे फार्मूले का यूज हुआ, A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM, A गुणा B बराबर H गुणा L। इस तरह से हमारा क्या हो गया, चौथा कंप्लीट हो गया। अब चौथे के बाद जो हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा, पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है या नहीं, जांच करनी है हमें। तो 6 की पावर n जो इसके हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा।
अब 2 × 3 फैक्टर अगर है तो अगर उसकी मल्टीप्लाई कभी भी होगी तो उसमें जो है इकाई का अंक मतलब सिंगल डिजिट जो है हमारी शून्य नहीं आ सकती। अब शून्य नहीं आ सकती इसका मतलब क्या है, शून्य लाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तभी आएगा। 2 × 5 10 आ जाएगा, 2 × 10 मतलब फैक्टर्स में 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर्स है हमारे उसमें सिर्फ 2 है और 3 है, 5 नहीं है। जब इसके फैक्टर्स में हमारा 5 नहीं है तो हमारा इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता, मतलब 0 पर हमारी डिजिट समाप्त नहीं हो सकती। तो लिखेंगे इसे किस तरह से, इसे लिखेंगे क्योंकि 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n में के ऐसे गुणनखंडों में 2 तथा 3 है, लेकिन इकाई का अंक शून्य होने के लिए अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 का होना आवश्यक है, लेकिन 6 की घात n के गुणनखंडों में 2 है, 5 नहीं। अतः 6 की घात n के विस्तार में संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। हमें इसी तरह से क्या कर देना है, इसको लिख देना है। अब इसे लिखने के बाद ये हमारा समाप्त हो गया। अब फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार कि जो हमारे फैक्टर्स हैं 6 के 2 × 3 आएंगे और ये हमसे चेक करवा रहा है कि क्या ये जो है इकाई का अंक जो है हमारा शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो शून्य हमारा तभी तो आ जाए 2 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, या 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, या 2 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, या 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। इट मीन्स ये हो गया कि जो हमारा 0 हमारा तभी आ सकता है इकाई का अंक जब उसके फैक्टर में 2 हो और 5 हो। यहाँ पे 2 हमारा 2 है बट 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इसका इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता। अब इस सवाल के बाद 5वें के बाद हमारा आएगा अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 एक्सप्लेन करना है तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। कैसे करेंगे। अब 7 × 11 × 13 + 13 इसे सॉल्व करेंगे। 13 कॉमन है, 7 × 11 प्लस का 1, 13 कॉमन निकल गया। यहाँ पे 7 × 11 बचा, यहाँ बच गया प्लस का 1। जब हमारा 13 कॉमन हो गया इसका मतलब ये डिजिट जो है हमारी 13 से डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। ऐसे इसमें हमारा कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। जब 5 कॉमन हो गया, जब 5 कॉमन हो गया इसका मतलब हम ये डिजिट जो है हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि पहली संख्या में उभयनिष्ठ 13 है, उभयनिष्ठ 13 है। अतः वह 13 से विभाजित होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या में 5 उभयनिष्ठ है, अतः वह 5 से विभाजित होगी। अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं।
भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है कि भाज्य हैं। भाज्य क्यों है? इसलिए भाज्य, इसमें 13 कॉमन है दोनों में, इसमें 5 कॉमन है दोनों में। तो जब जो चीज़ कॉमन निकल जाएगी, इसका मतलब वो संख्या जो है उस डिजिट से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा आता है, जो अगला पार्ट हमारा आएगा वो है, अगला क्वेश्चन है 7। ये क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे? तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है? सोनिया सोनिया को एक चक्कर में लगा समय बराबर 18 मिनट। उसके बाद दूसरा कौन है? दूसरा है रवि। रवि को एक चक्कर में लगा समय बराबर 12 मिनट। तो ये कह रहे हैं कितने समय बाद फिर से क्या करते हैं, मिलेंगे, कितने समय बाद जो है दोबारा मिलेंगे। ये चीज हमें क्या करनी है, बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे। इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम रखना पड़ेगा। तो 18 का फैक्टर करेंगे तो सोनिया तथा रवि द्वारा पुनः मिलने का समय बराबर एलसीएम और 18 गुणा 12। तो 18 के फैक्टर करेंगे, 2 × 18, 3 × 3 = 9, 3 एकम 3। 12 के करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 एकम 3। 18 के बाद गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 1। 12 के बाद गुणनखंड प्राइम फैक्टर जो है 2 × 2 × 3 × 1। कॉमन कितना है? एक तो 2 कॉमन है, एक 3 1 कॉमन है। तो LCM तो कॉमन पोर्शन पहले 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, बचा कितना है? 3 × 2। तो 2 × 3 = 6, 3 × 18 = 36 मिनट। 36 क्या लिख दो? अर्थात सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, तो इस तरह से क्या है, ये हमारी पहली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। अब पहली एक्सरसाइज के बाद इसकी आएगी एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में इसके आगे वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।